Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बताया। पिछले लेक्चर में मैंने मानव प्रजनन या मादा प्रजनन से संबंधित सभी अंगों के बारे में बताया था और आपको मादा जनन तंत्र से संबंधित सहायक ग्रंथि के बारे में आपको बताना है। सहायक ग्रंथि में मेन रूप से दो ग्लैंड होते हैं, दो ग्रंथियां होती हैं। पहला है बर्थोलिन ग्लैंड, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में आपको किया था। बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्रंथि, बर्थोलिन ग्लैंड, इसके बारे में आपको बताया था कि ये योनि की दीवार में पाया जाता है और मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय जब नर और मादा एक साथ आते हैं तो जो योनि के दीवार को क्षारीय बना देता है, बेसिक बना देता है, ताकि स्पर्म आसानी से सर्वाइव कर सके और साथ ही साथ ये कॉपुलेशन के समय उस पैसेज को चिकना बनाने का कार्य करते हैं। तो आप नोट्स में ये बात लिख लेंगे कि बर्थोलिन ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो योनि के दीवार में। काम क्या करता है, तो मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय यह इससे स्राव रिलीज होता है और ये योनि के पैसेज को क्षारीय बनाने का, बेसिक बनाने का कार्य करता है। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि भाई स्पर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं करता, तो पहला काम है उस मीडियम को ये बेसिक बना देता है। दूसरा है कि ये उस पैसेज को, कॉपुलेशन आसानी से हो इसलिए उस पैसेज को ये चिकना बना देता है। तो दो कार्य था ये बर्थोलिन ग्रंथि का या बर्थोलिन ग्लैंड का। जो ये दूसरा है इसे हम कहते हैं स्तन ग्रंथि, स्तन, या इसी को हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड। इसका एक और कॉमन नाम है जिसे हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो दूसरा है स्तन या मैमरी ग्लैंड कह लीजिए या ब्रेस्ट कह लीजिए, सब एक ही बात है। तो अभी हम इसके बारे में देखें। तो पहले मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये जो मैमरी ग्लैंड है या जो ये स्तन है या ब्रेस्ट है वो मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में ये मैमरी ग्लैंड या स्तन पाया जाता है। अंतर बस इतना है कि ये मेल में ज्यादा एक्टिव नहीं होता, वो उतना विकसित नहीं होता, जबकि फीमेल में प्यूबर्टी के समय ये काफी विकसित हो जाता है। तो फिर सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि स्तन ग्रंथि या मैमरी ग्लैंड नर और मादा दोनों में पाया जाता है। यद्यपि ये नर में अविकसित होता है, जबकि फीमेल में प्यूबर्टी के समय, यौवन आरंभ के समय ये विकसित हो जाता है, काफी डेवलप हो जाता है और स्पष्ट रूप से बच एरिया में दिखता है। तो दूसरा बात है कि ये पाया कहाँ जाता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है। तो ये देखिए नर हो या मादा दोनों के बछिए भाग में, थोरैसिक रीजन में ये पाया जाता है। ये देखिए ये है रिब्स, ये रिब्स के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं रिब्स है, जिसको आप पसली कहते हैं। ये रिब्स के ऊपर ये मसल्स होता है जिसको हम लोग पेक्टोरल मसल्स कहते हैं। ये पेक्टोरल मसल्स के ऊपर पाया जाता है और मेल में भी और फीमेल में भी। लोकेशन कहाँ है कि हमारे थोरैसिक रीजन में, बछिए भाग में, ये रिब्स के ऊपर जो ये पेक्टोरल मसल्स है उसी पर ये पाया जाता है। संख्या कितनी है? 2। अभी कहा कि मेल में वो उतना विकसित नहीं होता, फीमेल में विकसित हो जाता है। ठीक है। और ये जो ये मैमरी ग्लैंड है ये थोरैक्स रीजन में, फीमेल में देखिएगा एक उभार ऐसा आकार ले लेता है, इसी को हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये जो आगे वाला जो एरिया होता है इसका वो थोड़ा नुकीला होता है, जिसे हम लोग निपल या चुचुक कहते हैं, निपल कहते हैं या चुचुक कहते हैं।
और इसी निपल के चारों एक एरिया होता है जो या तो गुलाबी कलर का होता है या फिर गहरे भूरे रंग का होता है। इसको हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोला कहते हैं हिंदी में, इसको स्तन परिवेश कहते हैं। तो फिर से मार्फोलॉजिकली देखें तो यह बक्षीय भाग में थोरैसिक रीजन में हमारे रिब्स के ऊपर, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ये उभार है। ये जो इसका देखें तो ये इसका आगे वाले भाग थोड़ा नुकीला होता है जिसे हम निपुल या चुचुक कहते हैं। इसी निपुल के चारों ओर पिंक कलर का या गहरे भूरे रंग का एरिया होता है जिसे हम एरियोला या स्तन परिवेश कहते हैं। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकली इतनी बात। अब हम आइए एक बात, जो ये स्तन का साइज होता है, जो मैमेरी ग्लैंड का साइज होता है, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग, फीमेल में अलग अलग साइज का होता है। ये साइज का अंतर इसलिए होता है कि फैट का डिपोजिशन कितना है, इसके आधार पर उसका साइज डिपेंड करता है, आकार डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे कि इंटरनली ये कैसे होता है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे रिब्स है और ये पेक्टोरल मसल्स है और ये उभार है, ये टर्म याद रखना है। बाहर में निपल है, ये एरियोला है। कोई भी जो ये मैमेरी ग्लैंड है, 3 प्रकार का टिश्यू इसमें पाया जाता है। 3 प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा है फाइब्रस टिश्यू और तीसरा है एडिपोस टिश्यू। तो वास्तव में अगर इंटरनली बात करें या इसके कंपोजिशन के, इसकी बनावट की बात करें तो ये मैमेरी ग्लैंड 3 प्रकार के ऊतकों से बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। तो हम देखेंगे कहां कहां ये ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू या एडिपोस टिश्यू। तो ये जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये जो आप स्तन देखेंगे, मैमेरी ग्लैंड देखेंगे तो ये कई लॉब में बटा हुआ होता है। जैसे देखिए, एक लॉब मैंने यहाँ बनाया है, फिर एक लॉब यहाँ बनाया है, फिर एक लॉब यहाँ बनाया है। तो ये मैमेरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लॉब पाए जाते हैं जिसे हम मैमेरी लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमेरी लॉब। फिर से स्तन के आंतरिक भाग में 15 से 20 कक्ष होता है, लॉब होता है जिसे हम मैमेरी लॉब कहते हैं। और ये लॉब भी है, जैसे देखिए ये है मैमेरी लॉब, ये मैमेरी लॉब भी कई छोटे छोटे कक्षों में बटा होता है। तो ये मैमेरी लॉब भी कई छोटे छोटे कक्षों में बटा होता है जिसे हम मैमेरी लॉब्यूल कहते हैं। मैमेरी लॉब्यूल कहते हैं, या इसी का एक टर्म है एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। तो यहाँ जो आप मैंने बैलून जैसा जो बनाया है, इसको हम कह रहे हैं मैमेरी लॉब्यूल या एल्व्यूलाई। ये एल्व्यूलाई ही वो जगह है जहां पर सिक्रीशन होता है या मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो फिर से स्तन की आंतरिक संरचना की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये 3 टिश्यू का बना हुआ होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। प्रत्येक स्तन मैमेरी ग्लैंड 15 से 20 लॉब में बटा हुआ होता है जिसे हम मैमेरी लॉब कहते हैं। ये मैमेरी लॉब के अंदर भी छोटे छोटे कक्ष पाए जाते हैं, लॉब पाए जाते हैं, जिसको हम मैमेरी लॉब्यूल या एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई ही वो जगह है जहां पर दूध का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब आगे क्यों बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये एल्वुलाई की संख्या काफी है, बड़े 15 से 20 तो लॉब ही हो गया। लॉब के अंदर जो पाया जा रहा है उसी को हम एल्वुलाई कह रहे हैं या मैमेरी लॉब। अगर इंटरनली हम देखते हैं तो देखिए ये जो क्या ये एल्वुलाई है, मान लीजिए एक एल्वुलाई ये भी है, एक एल्वुलाई ये भी है, ये सब एल्वुलाई है। तो इस एल्वुलाई से डक्ट निकलता है, यहां से भी एक डक्ट निकला, यहां से भी एक डक्ट निकला। ठीक है, तो जो एल्वुलाई से डक्ट निकल रहा है, जैसे देखिए यहां से एक डक्ट निकल रहा है, यहां से एक डक्ट निकल रहा है, यहां से डक्ट निकल रहा है, तो इसको कहते हैं मैमेरी ट्यूब्यूल। क्या नाम है? मैमेरी ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं मैमेरी ट्यूब्यूल। यहां पर जो डायरेक्ट एल्वुलाई से जुटा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं मैमेरी
ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये देखिए मैमेरी ट्यूब्यूल्स ये वाला से भी, ये वाला से भी, यहां से भी मिल करके एक ट्यूब में जुट गया। आप जैसे देखिए यहां से इसे हम बना दें तो एक ट्यूब जुट गया। ये सब देखिए एक मान लीजिए ये एल्वुलाई है, ठीक है, ये सब एल्वुलाई है 1 2 3, और ये कहां है तो लॉब के अंदर है, ठीक है। ऐसा प्रत्येक लॉब में स्ट्रक्चर होता है, इसी को मैं इनहांस करके यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि प्रत्येक एल्वुलाई से जो डक्ट निकला। देखिए ये टर्म याद रखना है, आप नीट वगैरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां से पूछता है कि कहां से कहां दूध बनता है और कैसे मिल्क का पाथ होता है। मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए संरचना समझनी, संरचना को, स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो एल्वुलाई से जो डक्ट निकला उसको हम मैमेरी ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये मैमेरी ट्यूब्यूल एक एल्वुलाई, 2 एल्वुलाई, 3 एल्वुलाई, ऐसा बहुत सारे एल्वुलाई एक डक्ट में मिलता है। क्या है? एक डक्ट में मिलता है जिसको हम मैमेरी डक्ट कहते हैं। क्या नाम है? मैमेरी डक्ट। ठीक है, तो देखिए एक ये यहां से ये आ गया तो ये हो गया मैमेरी डक्ट, ठीक है, ये मैमेरी डक्ट है। एल्वुलाई से निकला उसको हम मैमेरी ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, और ये 3-4 एल्वुलाई से मिलकर के जो एक बना है उसको हम मैमेरी डक्ट कहते हैं। और देखिए जब मैमेरी डक्ट आगे की ओर जाता है तो यहां से भी मैमेरी डक्ट निकला, यहां से भी मैमेरी डक्ट निकला, ये सब आगे जाता है तो ये मैमेरी डक्ट आगे की ओर थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, ये फूल जाता है। ये जो फूल जाता है, जो बल्जिंग पार्ट है, इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। जो ये बल्जिंग पार्ट है इसको हम लोग कह रहे हैं एम्पुला। या इसी का एक और टर्म है, इसको हम लैक्टिफेरस साइनुसेस भी कहते हैं। साइनुसेस मतलब खाली स्थान होता है, तो 2 टर्म है एम्पुला में। तो ये एम्पुला में देखिए यहां भी मैंने बना है, ये 1 एम्पुला है, 2 एम्पुला है, 3 एम्पुला है, और ये ऐसे सब मिल गया। अब देखिए ये जो प्रत्येक एम्पुला है, फिर बाहर में एक डक्ट, ठीक है, एक डक्ट से बाहर की ओर इस निपल में या एरियोला वाला भाग से जुड़ा हुआ रहता है। 20 से 40 के आसपास यहाँ पर आकर के ये डक्ट मिलता है। तो इसी डक्ट को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम है? लैक्टिफेरस डक्ट। तो लैक्टिफेरस डक्ट कौन हो गया? लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट से ये निपल के थ्रू वो मिल्क है जो बाहर जाता है। फिर से एक बार ध्यान से इस इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। मैंने कहा कि जो मैमेरी ग्लैंड या ब्रेस्ट होता है फीमेल में ज्यादा डेवलप हो जाता है। और इसका डेवलपमेंट कब होता है? एक बात और जानना कि ये जब ऐसा नहीं है कि फीमेल जन्म लेती है और उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। याद करें तो मैंने आपको बताया था कि एक फीमेल में हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और कहा था कि यही एस्ट्रोजन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माने द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो जब कोई फीमेल अपने प्यूबर्टी पर माने वयस्कता पर पहुंचती है तो उसमें ये मैमेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। तो मैमेरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन हार्मोन रिस्पांसिबल हो गया? माने ऐसे समान रूप से एस्ट्रोजन निकलेगा तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में इस ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल में करेगा, ठीक है। तो हार्मोन याद रखना है एस्ट्रोजन। दूसरी बात, जब ये प्यूबर्टी पर पहुंच जाता है तो ये दिखेगा, कहा कि साइज वेरी करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फाइब्रस टिश्यू एडिपोस टिश्यू कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो साइज वेरी करेगा। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मैंने कहा कि ये 3 टिश्यू से बना होता है। एक को कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरे को कहते हैं फाइब्रस टिश्यू और तीसरे को कहते हैं एडिपोस टिश्यू। ये जो फाइब्रस टिश्यू क्या करता है तो इसको एक आधार प्रदान करता है। यहाँ सब ये सब समझ लीजिए तो ये सब फाइब्रस टिश्यू एडिपोस टिश्यू इसमें भरा हुआ रहता है। उसको एक आधार प्रदान करता है, उसके पोजीशन को फिक्स रहता है लोग। तो कहा कि जब इंटरनली दिखेंगे तो इस मैमेरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लॉब पाए जाते हैं जिसको हम लोग मैमेरी लॉब करते हैं। और ये 15 से 20 देखिए 1 लॉब 2 लॉब ऐसे। अब इस 15 से 20 ये मैमेरी लॉब होते हैं, ये भी छोटे छोटे कक्ष में बटे होते हैं जिसको हम लोग मैमेरी लॉब्यूल कह रहे हैं या उसी को हम एल्वुलाई कह रहे हैं।
और ये जो छोटा छोटा कच है बैलूलाई का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, और आपको कहा है कि एल्वुलाई ही वो जगह है जहां पर दूध का स्रावन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को और इनहांस करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में जो ये एल्वुलाई है, तो एल्वुलाई की संख्या बहुत ज्यादा हो गया। अब प्रत्येक एल्वुलाई से जो डक्ट निकलता है, जैसे देखिए यहां से निकला है, उस डक्ट को एकदम याद रखना है। एल्वुलाई से जो डक्ट निकला उसको हम मैमेरी ट्यूबुल्स कहते हैं। इस एल्वुलाई से भी निकला, इस एल्वुलाई से भी निकला, इस एल्वुलाई से भी निकला, मैमेरी ट्यूबुल्स। और ये मैमेरी ट्यूबुल्स एक ज्वाइंट हो जाते हैं, मैमेरी डक्ट कहलाता है। और ये मैमेरी डक्ट आगे की ओर थोड़ा फूल जाता है इस वाले पोर्शन में, देखिए, तो इसी को हम एम्पुला कहते हैं या लैक्टिफेरस साइनोसिस कहते हैं। यही वो जगह है जहां पर कुछ समय तक के लिए मिल्क जो है वो संग्रहित रहता है, मिल्क है जो संग्रहित रहता है। और फिर उसके बाद इसका अगला सिरा जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, इसी से निपुल के थ्रू वो बाहर जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसमें मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल जन्म लेती है या उस प्यूबर्टी तक पहुंचती है और उसके ब्रेस्ट से, उसके मैमेरी ग्लैंड से दूध का स्रावन होने लगता है। इसके लिए फिर जो दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये तभी निकलता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। और जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो ये प्रोलैक्टिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है कि इसके साइज को काफी बढ़ा देता है। और जैसे ही पार्चुरेशन होता है, बच्चा बाहर आता है, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है और इस एल्वुलाई में दूध का स्रावन होने लगता है और यहाँ से ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, और जो आपने पढ़ा होगा दूध के डब्बे पे भी लिखा हुआ रहता है कि माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है। तो आफ्टर गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन के बाद जो दूध निकलता है माता के स्तन से, वो काफी गाढ़ा होता है। उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम। वेरी न्यूट्रिशियस फूड, एंटीबॉडी उसमें उपस्थित रहता है और वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि दुग्धपान बहुत जरूरी है। वो आप कितना भी बच्चे को काजू किशमिश कुछ भी खिला दीजिए, वो जो प्रतिरोधकता उसमें विकसित होती है, इम्यून सिस्टम जो डेवलप होता है, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए हर डॉक्टर सलाह देता है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उससे एक टर्म याद रखना है, क्या कहते हैं उसको? क्लोस्ट्रम। ठीक है, क्लोस्ट्रम। और आगे एक लैक्टेशन आएगा, वहां पर मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो फिर से मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। अगर जिनको फिगर याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को एक बार फिर ध्यान से सुन लिया जाए। मैमेरी ग्लैंड या स्तन, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, नर में भी पाया जाता है, मादा में भी पाया जाता है। नर में ये अविकसित होता है, फीमेल में ये विकसित होता है। लोकेशन कहाँ होता है? तो ये बछिए भाग में, रिब्स के ऊपर, इस पेक्टोरल मसल्स पर स्थित है। जब महिलाएं प्यूबर्टी की ओर पहुंचती है, मैंने व्यस्त हो जाती है, द्वितीयक लैंगिक दिखने लगते हैं, तो इसका साइज बड़ा होता है। अभी मैंने कहा कि इसका साइज जो है वो वैरी करता है। इस बात पे डिपेंड करता है उसमें कितना फाइब्रस टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू है। अगर मार्फोलॉजिकली देखें तो इसके सबसे एंटीरियर भाग में एक नुकीला संरचना होता है जिसे हम निपल या चूचक कहते हैं। और इसी के चारों ओर जो गुलाबी कलर का, पिंक कलर का या भूरे रंग का एक गोल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गोल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरियोला। याद रखना है, हिंदी में उसको स्तन परिवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 टिश्यू का बना है, ग्लैंडुलर, फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू। अगर आंतरिक संरचना देखेंगे तो अभी मैंने कहा कि यह स्तन में 15 से 20 लॉब पाए जाते हैं जिसको हम मैमेरी लॉब कहते हैं, या मैमेरी लॉब भी कई कक्षों में बटा होता है जिसको हम मैमेरी लॉब्यूल या एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई ही वो जगह है जहां से दूध का स्रावन होता है। तो इस फिगर में देखना है। फिर मैंने समझाया कि कैसे कैसे आगे जाता है। अगर इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर इनहांस किया है कि एल्वुलाई में बनता है और एल्वुलाई से जो डक्ट निकलता है उसको हम मैमेरी ट्यूबुल्स कहते हैं। ये मैमेरी ट्यूबुल्स आपस में मिल जाते हैं जिसको हम मैमेरी डक्ट कहते हैं। ये मैमेरी डक्ट
आगे एक स्वैलन पार्ट में खुलता है जिसको हम एम्पुला या लैक्टिफेरस साइनोसिस कहते हैं, और सबसे आगे ये लैक्टिफेरस डक्ट के रूप में बाहर चला जाता है। तो एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि पैसेज बताइए कि कैसा कहाँ दूध बनता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है और कैसे बाहर निकालता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ, तो एल्व्यूलाई, ये एल्वुलाई में बनता है। एल्वुलाई से कहा जा रहा है भाई, तो देखिए मैमेरी ट्यूब्यूल्स में जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पाथ याद रखना है, नोट्स के नीचे लिख भी लेना है इस पाथ को। मैमेरी ट्यूब्यूल से कहा जा रहा है, देखिए यहाँ एल्वुलाई है, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में गया, ये जा रहा है मैमेरी डक्ट, ठीक है। अब ये मैमेरी डक्ट क्या हुआ, स्वेल हो गया, बल्ज हो गया, जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं या फिर लैक्टिफेरस साइनोसिस कहते हैं, और ये लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकल जाता है। सामान्यतः जब ब्रेस्ट फीडिंग का दौर होता है आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, तो एक 1.5 लीटर महिला दूध का उत्पादन पर डे करती है। ये वैरी कर सकता है, तो साइज है ये सब। तो बस आपको मैमेरी ग्लैंड से रिलेटेड इतना बात याद रखना है, और इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने ऑर्गन थे, जितनी ग्रंथियां थी, सब के बारे में बता चुका हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। The female reproductive system is supported by the mammary glands. The mammary glands or breasts are modified sweat glands that lie over the pectoral muscles. They contain glandular tissues and a variable amount of fat. Internally, each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called the alveoli. The alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form the mammary duct. Several ducts join to form a wider ampulla, which is connected to the lactiferous duct. The lactiferous duct opens out through the nipple from which milk is sucked out.